हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। आज हम पढ़ाई तुम द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन पढ़ाई का जो सिलसिला चल रहा है उसमें हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू बना के रखिए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 3 परमाणु संरचना के बारे में। तो परमाणु संरचना के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा उसके इतिहास के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप अपने घर के आसपास जो भी चीजें देखते हैं, जैसे कि आपके घर में टेबल है, पेन है, कॉपी है, कप है, गिलास है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। ये सारी चीजें जो हैं इन सबको हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, यह पेन भी एक पदार्थ है। तो पूरे विश्व में, पूरे संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का निर्माण किसी न किसी कण से हुआ है। उस कण को ही यहां पर परमाणु, अणु या आयन हम कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका इतिहास कितना प्राचीन है। ईसा के लगभग 500 वर्ष पहले एक भारतीय दार्शनिक हुए जिनका नाम था कणाद। तो कणाद नामक जो दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक, उन्होंने सबसे पहले किसी एक पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने पर इतना छोटा सा टुकड़ा, जिस टुकड़े को हम और 2 भागों में नहीं तोड़ सकते थे, ऐसे छोटे से कण को लेकर उन्होंने उस छोटे से टुकड़े को एक कण का नाम दिया। फिर समय बीतता गया और इसके बाद एक ग्रीक दार्शनिक हुए, डेमोक्रिटस। इन्होंने उस छोटे से टुकड़े को एटमॉस कहा, एटमॉस कहा। तथा इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम लुक्रेशियस था। उसने इस टुकड़े को जो है एटमॉस को जो है परमाणु कहा। तो इस तरीके से सबसे पहले कण, फिर एटमॉस, फिर उसको परमाणु, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसे नाम दिया गया। जब इसे परमाणु नाम दिया गया, इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिन्होंने अध्ययन किया परमाणु के बारे में और अपना विचार प्रस्तुत किया। तो उन वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। डाल्टन नामक वैज्ञानिक जो था, इसने अपने सिद्धांत दिए। इसके अनुसार इन्हें कहा कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं वे सभी के सभी परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट था परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वह किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चौथा पॉइंट था किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा गुणधर्म समान होते हैं। इसका मतलब किसी एक पदार्थ को बनाने वाले जो परमाणु हैं, जैसे कि प्लास्टिक को जो बनाया है, इस प्लास्टिक को बनाने वाले जो परमाणु हैं वो एक समान हैं, एक ही प्रकार के हैं तथा इनके गुण भी एक जैसे हैं। ओके। उसके बाद 5वां पॉइंट है अलग अलग पदार्थ। इसका मतलब यह हुआ कि किसी एक पदार्थ के समस्त परमाणुओं के गुण जो है तथा उनके द्रव्यमान एक जैसे होते हैं, वैसे ही अलग अलग पदार्थों के द्रव्यमान तथा
उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। दो अलग अलग पदार्थों को लिए, एक पेन हो गया, एक लोहा हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, एक लोहा हो गया, तो दोनों के परमाणुओं में अंतर होता है और दोनों के परमाणु भी अलग अलग होते हैं। छठवां पॉइंट है परमाणु परमाणु आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। इसके बाद डाल्टन ने अपना एक और नियम दिया, जिसे हम, ये डाल्टन का परमाणुवाद कहलाता है। अभी हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वो डाल्टन का परमाणुवाद है। इसके बाद डाल्टन ने डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम दिया, एक नियम दिया जिसे हम डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे जब एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है, उन यौगिकों में पहले तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई तत्व है जिसका निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान से क्रिया करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट इज गिविंग कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट इज गिविंग CO2। ये कार्बन सिंगल, ऑक्सीजन जो है सिंगल है। तो यहाँ देख सकते हैं कार्बन का जो है द्रव्यमान 12 है और ये संख्या में भी एक एक है, अर्थात इसका निश्चित द्रव्यमान हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, इसका द्रव्यमान 8 है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसका द्रव्यमान 16 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पर दो ऑक्सीजन, सॉरी एक ही है, तो 8 8 दूनी 16 और इसमें 16 दूनी 32, 8 नहीं इसमें 16 है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है, इसका 16 आप देख सकते हैं। यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16, वहीं यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32। तो आप देख सकते हैं पहले तत्व का निश्चित द्रव्यमान दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ सहयोग करता है और यौगिक का निर्माण करता है। ओके, और ये दोनों जो है सरल अनुपात में, सरल अनुपात मतलब इसको दोनों को भाग दे देंगे तो 1:2, ये जो है कि एक सरल अनुपात है। ओके, ठीक। इसके बाद हम आगे देखते हैं थॉम्सन। एक थॉम्सन नामक वैज्ञानिक थे, तो थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन ने भी एक परमाणु मॉडल दिया था कि परमाणु किस तरीके से हो सकती है। तो थॉम्सन ने एक तरबूज को लिया, तरबूज को जो काटने पर अपने थ्योरी को कुछ इस तरीके से उन्होंने समझाया कि एक तरबूज ले लीजिए, तरबूज को आप काटें तो तरबूज को काटने पर तरबूज का अंदर भाग जो है लाल होता है, उसके बीच बीच में बीज होते हैं, कुछ इस तरीके से। जो तरबूज के जो बीज हैं वो फैले हुए इलेक्ट्रॉन और उसके चारों ओर का जो मांसल क्षेत्र होता है उसे उसने धनात्मक क्षेत्र कहा या धनात्मक गोला कहा। ओके, तो ये जो है थॉम्सन का परमाणु मॉडल था। तो इसमें आप ये याद रखेंगे कि जो तरबूज को काटने पर जो फैले हुए बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर जो क्षेत्र बचा होता है उसे हम धनात्मक गोला कहते हैं। इसके बाद थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बाद यह मॉडल उतना जो है प्रचलित नहीं हुआ, मान्य नहीं हुआ, तो समय व्यतीत हुआ और एक नए वैज्ञानिक आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आया जो कि अल्फा कणों का प्रयोग है। तो रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने एक स्वर्ण पत्र लिया, पतली स्वर्ण पत्र लिया और उस स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का बौछार किया। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये पतली स्वर्ण पत्र है। इस स्वर्ण पत्र पर इधर जो है ये जो कणें दिख रही हैं ये अल्फा कणें हैं और इस साइड में अल्फा कणों का स्रोत है। तो होता क्या है, अल्फा कणों को जब बौछार किया जाता है तो कुछ अल्फा कण उस स्वर्ण पत्र से टकराते हैं और सीधे ही निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो है आते हैं बीच तक और वो अपना रास्ता यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कुछ अल्फा कण आकर यहाँ से अपना रास्ता चेंज करते हैं और बहुत कम अल्फा कण, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण जिस रास्ते से आया रहता है उसी रास्ते से वापस जाता है। तो ये उसमें होने वाली घटनाएं थी। आइए देखते हैं क्या होता है।
पहला, अधिकतर अल्फा कण जो है स्वर्ण पत्र से जो है सीधे निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सीधे निकलने वाले अल्फा कण हैं। अधिकतम अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर भाग या अधिकतर स्थान जो है खाली है। तो दूसरा था, बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित होती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनात्मक भाग बहुत कम जगह को घेरता है। तो कुछ अल्फा कण जो है विक्षेपित होते हैं। विक्षेपित होने के पीछे का कारण है कि जो अल्फा कण होते हैं उन अल्फा कणों में धनात्मक आवेश होता है। अल्फा कण का निर्माण जो है, अगर हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो स्थिति बनता है वह अल्फा कण है। तो अल्फा कण में धनात्मक आवेश होता है। तो अल्फा कण में धनात्मक आवेश होते हैं तो ये अपना रास्ता बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सामने ऐसा कोई समान आवेश वाला स्थान होगा जिससे वह जो है विक्षेपित होता है, वहां से वो प्रतिकर्षित होता है। ओके, तो उन्होंने कहा कि बहुत कम अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात सामने ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर कौन सा आवेश है, धनावेश है। तीसरा है, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण वापस उसी दिशा में वापस चले जाता है जिस दिशा से वो आया था। ये आप देख सकते हैं, एक अल्फा कण इधर गया और यहाँ से वापस उसी दिशा में आता है। तो इस प्रकार होने से हमें यह पता चलता है कि बहुत ही महीन भाग, बहुत छोटा सा भाग परमाणु का द्रव्यमान है जो भारी धनावेशित क्षेत्र है। इस क्रिया से यह पता चलता है कि बहुत कम ऐसा क्षेत्र है परमाणु के अंदर में जो धनावेशित भाग है, जिसे आगे चलकर नाभिक कहा गया। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसके कुछ हिस्से। इसके कुछ हिस्सों में हमारे पास है परमाणु। परमाणु को जो है पहले अविभाज्य कहा गया था। डाल्टन ने भी इसे अविभाज्य कहा था, लेकिन समय के साथ वैज्ञानिकों ने इसका इतना अध्ययन किया कि परमाणु के अंदर भी और छोटे छोटे कण जो है ढूंढे गए, जिनमें से एक जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ओके, देख लीजिए, जो परमाणु है, परमाणु के अंदर में ही जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसके बाद गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने नाभिक में प्रोटॉन की खोज की थी। नाभिक में जो धनावेश होता है, अभी हमने जो देखा उधर स्वर्ण पत्र वाला प्रयोग में, उसमें नाभिक में जो है धनावेश होता है, वह उस में उपस्थित प्रोटॉन के कारण ही होता है। एक चैडविक नामक वैज्ञानिक आए, तो इन्होंने नाभिक में न्यूट्रॉन की खोज की। तो इस तरीके से हमने परमाणु को देखा। तो परमाणु में बीच का धनावेशित भाग नाभिक कहलाता है। उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो प्रोटॉन होता है वह धनावेशित होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई आवेश नहीं होता। और उस नाभिक के बाहर जो खाली स्थान रहते हैं, जिसको कक्षा कहा गया, उस कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन घूमता है। आप देख सकते हैं कणों पर आवेश। ये जो कण इलेक्ट्रॉन जो है, इसे हम ई लिख के ऊपर में माइनस दर्शाते हैं, स्मॉल ई में। यह ऋणावेशित आवेश वाला होता है। इसमें जो आवेश होता है वह -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। और दूसरा है प्रोटॉन। प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। इसमें धनावेशित चार्ज पाया जाता है, और यह धनावेशित चार्ज जो है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम पाया जाता है। और तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में जो है कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, यह उदासीन कण है। अब देखते हैं इन कणों का द्रव्यमान। ये जो कण है, इनमें कैसा कैसा द्रव्यमान पाया जाता है। तो कणों का द्रव्यमान अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। एक बार और सुन लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इसका कण का द्रव्यमान जो है 9.1 गुणित 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। वैसे ही प्रोटॉन है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणित 10 की घात -27।
1.6 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। ऐसे ही न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह भी 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम होता है। इस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान समान होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश भी समान जैसे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वह ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर उतना ही धनात्मक आवेश होता है। तो इस तरीके से नाभिक के अंदर सबसे पहले जो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की खोज होने के पश्चात जो है आगे फिर अगले वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नील बोर। तो नील बोर ने कक्षाओं के संबंध में अपनी जानकारी दी। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, जिसे हम कक्षा कहते हैं। कक्षा की जानकारी दी नील बोर ने। जो परमाणु था, परमाणु में बीच का धनावेशित भाग नाभिक, जिस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते थे, उस नाभिक के चारों ओर जो है खाली स्थान है जहां पर एक कण घूमता था ऋणावेशित चार्ज वाला, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा गया। और जिस जगह पर वह इलेक्ट्रॉन घूमता था उस जगह को नील बोर नामक वैज्ञानिक ने कक्षा कहा। तो ये कक्षाएं आप देख सकते हैं, ये नाभिक है, नाभिक के बाहर में पहला कक्षा, उसके बाद दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, इस तरीके से। तो नाभिक के जस्ट पास में जो कक्षा था उसको के कहा गया, दूसरा वाले को एल, उसके बाद तीसरा को एम, एन, इस तरीके से जो है कक्षाएं बढ़ती गई। और किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n², 2n का वर्ग इतने इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक कक्षा में भरे जा सकते हैं। हम आइए देखते हैं बोर-बेरी के इलेक्ट्रॉन वितरण नियम, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके ऊपर। हमने देखा कि हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, अर्थात इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक के बाहर में जो पहला कक्षा है वहां पर एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हीलियम के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होने पर नाभिक के बाहर एक कक्षा, इस एक कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात पहले में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो पहले में 2, उसके बाद 1, इस तरीके से नाभिक के बाहर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगला कक्षा में जो है अगला इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ही देखें बेरिलियम की बात करें तो 2, अर्थात पहले नाभिक के पास वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बोरान की बात करें तो इसे हम 2 और 3, क्योंकि बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जो है भरेंगे। नाभिक के बाहर वाले कक्षा में 2, उसके बाहर वाले कक्षा में बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। वैसे ही कार्बन का होगा 2 और 4, नाभिक के बाहर वाले कक्षा में 2 और सबसे बाहर वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के जस्ट बाहर वाले कक्षा में, उसके बाद सबसे बाहर वाले कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ऑक्सीजन का होगा 2 और 6, फ्लोरीन का होगा 2 और 7, नियान का होगा 2 और 8। पहले वाले कक्षा में अधिकतम 2 भर सकते हैं, आखिरी वाले कक्षा में अधिकतम 8 भर सकता है। जब किसी कक्षा में आखिरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है तो वह स्थायी होता है और इसका कक्षा जो है पूर्ण भरा होता है। ऐसे आप सोडियम का देख सकते हैं। सोडियम में पहले वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, दूसरे वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है उसके लिए एक नया कक्षा बनेगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है भरेंगे। तो इस तरीके से आज हमने परमाणु संरचना में कुछ चीजें सीखी। तो धन्यवाद।